नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पेपर 1 का सेक्शन है अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वेरियस जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग पिछला क्लास में हम लोग ग्राम्स्की के बारे में डिस्कस किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मार्क्स का जो थ्योरी था, मार्क्स का जो रेवोल्यूशन का कंसेप्ट था, जिसमें कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, उसके पीछे उन्होंने रीज़न बताया। उन्होंने रीज़न मेनली बताया था जो कैपिटलिज्म जो अपना हेगमोनी डेवलप करके रखे हैं सिविल सोसाइटी के माध्यम से, सुपर स्ट्रक्चर के माध्यम से, उसके बारे में उन्होंने बताया कि सुपर स्ट्रक्चर को जब तक कब्जा नहीं करेंगे वर्कर क्लास, तब तक रेवोल्यूशन नहीं आएगा। उसके लिए उन्होंने तमाम प्रकार की बात भी बोली। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की का कंसेप्ट दिया, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स का कंसेप्ट दिया, सिंपल इंटेलेक्चुअल का कंसेप्ट दिया। तो तमाम प्रकार का कंसेप्ट उन्होंने दिया। उन्होंने किस प्रकार से हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से उन्होंने सिविल सोसाइटी के लेवल पर जो सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी दो लेवल पर उन्होंने रेवोल्यूशन की बात की थी। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं हन्ना अरेंट के बारे में। हन्ना अरेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। हन्ना अरेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है कि उसके बारे में इवन कितने सारे देशों में, कितने सारे स्टेट में पढ़ाने भी नहीं दिया जाता है, उनके स्टडी को बैन रखा गया है। लेकिन भारत एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है जो कि हन्ना अरेंट के कंसेप्ट को क्या किया है, अलाउ किया है। तो हन्ना अरेंट बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। हन्ना अरेंट के बारे में हम लोग अभी देखते हैं और आगे इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्होंने किस प्रकार से बताया था कि जब स्टेट जब किसी कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा पर उतर जाती है, निरंकुशता पर उतर जाती है, तो उसका कितना ज़्यादा गंभीर परिणाम देखने को मिलता है ह्यूमैनिटी के लिए, वो सब के सब इसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं हन्ना अरेंट कहाँ से संबंध रखती है। हन्ना अरेंट जो थी वो कहाँ से संबंध रखती है। तो हन्ना अरेंट जो थी वो जर्मनी की थी, वो ज्यूइश थी, जर्मनी की थी और ज्यूइश थी। ये मेनली फासिज्म के समय में जर्मनी में थी। उसमें फासिस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले याद होगा कि फासिज्म और नाजिज्म दो पॉलिटिकल सिस्टम इमर्ज होकर के आए थे। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको क्या नाम दिया जाता है वेरियस पॉलिटिकल थिंकर के द्वारा। फिलहाल ये याद रखिए कि हन्ना अरेंट कहाँ से संबंध रखती है, तो वो जर्मनी से संबंध रखती थी। अगला क्वेश्चन है कि हन्ना अरेंट किस रेस से आती थी। वो मेनली ज्यूइश से आती थी, ज्यूइश थी। वहाँ जर्मनी में आपको पता होगा कि हिटलर ने क्या किया था, ज्यूइश के खिलाफ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था। एक प्रकार से ज्यूइश को क्या किया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था। हन्ना अरेंट किसकी कंटेम्प्रेरी थी, तो ये इस क्वेश्चन का भी आंसर, इसका आंसर क्या है, हिटलर का। सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले क्या था, फासिस्ट रेजिम था, नाजीज़म था। नाजीवाद जो था यानी नाजीज़म जो था वो कहाँ था, जर्मनी में था, और फासिज्म इटली में था। तो इटली में मुसोलिनी के खिलाफ लिखे थे ये क्या नाम, ग्राम्स्की लिखे थे। उसी प्रकार से ये भी ज्यूइश भी, ये हन्ना अरेंट भी है, वो एक प्रकार से फासिज्म और नाजीज़म के खिलाफ ही लिखती है कि वो, या फिर स्टालिनिज्म, वो सब के सब क्या था, एक प्रकार से स्टालिनिज्म हुआ या फिर नाजीज़म हुआ या फासिज्म हुआ, ये सब के सब सबको इन्होंने टोटलिटेरियनिज्म का नाम दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हन्ना अरेंट किसकी कंटेम्प्रेरी थी, वो हिटलर की कंटेम्प्रेरी थी। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थिंकर किसे माना जाता है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थिंकर हन्ना अरेंट को ही माना जाता है। क्योंकि याद कीजिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपको पता होगा कि कोल्ड वार भी एक प्रकार से क्या था कि आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार चला था, किसके बीच में, यूएसएसआर के बीच में, यूएसए के बीच में। तो इस प्रकार से यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो कोल्ड वार चला था, तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल थिंकर बन गई। इनका क्या हुआ था कि जो हन्ना अरेंट थी वो क्या थी कि एक प्रकार से इसके बाद स्टालिन ये क्या बोलता है, टोटलिटेरियनिज्म के लिए लिखी थी। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रकार से इनको जो एक प्रकार से क्या किया गया था, हन्ना अरेंट को कंट्रोवर्शियल थिंकर माना जाता है। हम लोग देखेंगे आगे कि कंट्रोवर्शियल थिंकर हन्ना अरेंट को क्यों माना जाता है। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थिंकर किसे माना जाता है, हन्ना अरेंट को माना जाता है। हन्ना अरेंट ने जर्मनी में रह करके किस चीज़ पर रिसर्च किया था, तो हन्ना अरेंट ने एंटीसेमिटिज्म पर एक प्रकार से क्या किया था, जर्मनी में क्या किया था कि इस पर स्टडी किया था। एंटीसेमिटिज्म मतलब होता है कि प्रीजुडाइज अगेंस्ट या फिर हेटेड ऑफ ज्यूइश, मतलब कि एंटीसेमिटिज्म मतलब कि एक प्रकार से ज्यूइश के खिलाफ किस प्रकार से नफरत पाला जाता है, किस प्रकार से ज्यूइश को हेट किया जाता है, क्यों किया जा रहा था ज्यूइश के प्रति हेट,
आखिरकार उनको इस प्रकार से प्रताड़ित क्यों किया जा रहा था, क्या उसके प्रति कोई मोटिव था या कोई जानबूझ के था, या फिर ज्यूइश से एक प्रकार से नाराज़गी थी, या फिर ज्यूइश को एक प्रकार से एज ए मीन्स यूज किया गया था ग्रेटर गोल के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम पर कब्जा करने के लिए, यानी कि जर्मनी पर कब्जा करने के लिए, इटली पर कब्जा करने के लिए एक प्रकार से ज्यूइश का क्या किया गया था, यूज किया गया था एज ए मीन। ये सब के सब इन्होंने स्टडी किया है। तो एंटीसेमिटिज्म पर इन्होंने स्टडी किया था कि आखिरकार ज्यूइश को खिलाफ इतना ज़्यादा प्रिजुडाइज क्यों देखने को मिला, हेट क्यों देखने को मिला। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने अपना विचार को क्या नाम देते हैं। अब ये रिवीजन का क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स ने अपने विचार को प्रैक्सिस बोला है। क्या बोला है? प्रैक्सिस बोला है कि हाँ, प्रैक्सिस मतलब क्या होता है? प्रैक्सिस मतलब कि एक्शन ओरिएंटेड थ्योरी। हम कार्ल मार्क्स के बारे में बताए थे कि कार्ल मार्क्स अपने विचार को क्या बोलते हैं, एक प्रकार से प्रैक्सिस बोलते हैं। प्रैक्सिस मतलब कि हम क्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, तो मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए पार्टिकुलर स्ट्रेटजी आप बनाइएगा। स्ट्रेटजी बनाइएगा कि इतना टाइम में ये पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, इतना टाइम में ये स्टैटिक्स पोर्शन को कवर करना है, इतना टाइम में हिस्ट्री को पढ़ना है, इतना टाइम में और भी जो ऑप्शनल पढ़ना है, या फिर इतना टाइम में इतना ये पढ़ना है। ये सब के सब पार्टिकुलर क्या कीजिएगा, आप स्ट्रेटजी को ड्रा कीजिएगा और फिर उसके खिलाफ उसके लिए आप एक्शन लेना शुरू कीजिएगा। यानी कि जो स्ट्रेटजी बनाए हैं तो उस स्ट्रेटजी के लिए आप क्या कीजिएगा, एक्शन लीजिएगा। एक्शन लीजिएगा तो अब देखिएगा कि स्ट्रेटजी के अनुसार एक्शन चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, या फिर एक्शन में थोड़ा सा कमी है, या फिर एक्शन कुछ और चाहता है, स्ट्रेटजी कुछ और बन गया है। ये सब के सब आप सोचिएगा ना कि हाँ एक्शन ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि और स्ट्रेटजी को थोड़ा सा और कम्प्रीहेंसिव बनाने की ज़रूरत है और प्रिसाइज करने की ज़रूरत है। तो फिर से आप क्या कीजिएगा, थ्योरी को फिर से, यानी कि स्ट्रेटजी जो बनाए उसमें फिर से परिवर्तन कीजिएगा, फिर उससे आप एक्शन लेना शुरू कीजिएगा, फिर से उसी प्रकार स्ट्रेटजी को विड्रॉ कीजिएगा, फिर से आप एक्शन लीजिएगा। तो इस प्रकार के सिलसिला आपका तब तक चलते रहेगा, तब तक का कि आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए। तो यानी कि एक प्रकार से थ्योरी फिर एक्शन, फिर थ्योरी फिर एक्शन, थ्योरी फिर एक्शन, यानी कि स्ट्रेटजी फिर एक्शन, फिर स्ट्रेटजी फिर एक्शन। तो इस प्रकार से मार्क्स भी बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी मेरा जो थ्योरी है वो स्ट्रेटजी एक प्रकार से लेकर के, मतलब स्ट्रेटजी दिया हूँ थ्योरी के माध्यम से, उसके माध्यम से रेवोल्यूशन लाने की कोशिश किया जाएगा। फिर अगर मान लीजिए रेवोल्यूशन नहीं आएगा या फिर कोई कमी आएगा तो फिर से स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाएगा। यानी कि प्रकार से वो एक्शन है जो स्ट्रेटजी को लीड करेगा, फिर स्ट्रेटजी एक्शन को लीड करेगा, एक्शन स्ट्रेटजी को लीड करेगा। तो इसी प्रकार से एक साइकिल चलते चलेगा। तो ये कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है कि अपने जो थ्योरी है, अपने विचार, उसको प्रैक्सिस नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रैक्सिस, यानी कि एक प्रकार से एक्शन ओरिएंटेड थ्योरी। थ्योरी एक्शन को लीड करेगा, एक्शन थ्योरी को लीड करेगा। अगला क्वेश्चन, कम्युनिज्म एक प्रकार से क्या है? तो मार्क्स का यूटोपिया है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि कम्युनिज्म इस्टेब्लिश होना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेटलेस और एकदम परफेक्ट स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना आसान नहीं है, क्योंकि ये आइडियल चीज़ है। यूटोपिया है, आइडियल चीज़ है। यानी कि एक प्रकार से आपके कुछ भी कर लीजिए, आप प्रकार से कम्युनिज्म इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, क्लासलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपका इकोनॉमिक लेवल पर या सोसाइटी के लेवल पर, यानी कि सोशल डायमेंशन में या फिर इकोनॉमिकल डायमेंशन में किसी न किसी प्रकार का क्या रह जाएगा, इनइक्वालिटी रह ही जाएगा। तो आप क्लासलेस सोसाइटी को कैसे इस्टेब्लिश कीजिएगा? आज भी देखिए भारत में कितना ज़्यादा समाज बटा हुआ है, किस चीज़ के आधार पे? तो कास्ट के आधार पे, या फिर कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, या बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमी के आधार पे, आर्थिक डायमेंशन के आधार पे, बहुत सारी चीज़ों पर आप देखिएगा, या सांस्कृतिक लेवल पे, हर चीज़ पर देखिएगा तो भारतीय है। तो जब बहुत ज़्यादा बटा हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में परफेक्ट इक्वालिटी लाना आसान काम नहीं होता है। तो उसी प्रकार से कम्युनिज्म एक प्रकार से क्या है, मार्क्स का यूटोपिया है। कम्युनिज्म के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया था कि कम्युनिज्म है क्या। कम्युनिज्म क्या था? मार्क्स का स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी, जो कि एक प्रकार से मार्क्स का यूटोपिया। ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।